क्लास तक हमने कुछ अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, तो अब टाइम आ गया है कि उसको अप्लाई करके पास पेपर्स किए जाएं। पहला सवाल आपके सामने है ऑटम 2020 का 7 मार्क्स का, जल्दी से इसको करके दिखाओ फ़ौरन से। भाई इसमें क्या ये रहा है कि ऑन जनवरी 1, 2019 जन्नत लिमिटेड इशूड 1.6 मिलियन डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। अच्छा भाई, एक इशूअर है, उसने 1.6 मिलियन डिबेंचर इशू किए हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इस इशूअर ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की है 5.5 पर डिबेंचर। यानी आप ये समझें कि इसने सामने वाले से प्रीमियम लिया है ज़्यादा, ऐसा ही है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की है कम। तो आई बिलीव कि इसका IRR इस सिचुएशन में कम होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सपेंस कम होगा अगर कंपैरिजन लगाऊं तो मैं। खैर, द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 16% पर एनम पेएबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। खुशी लिमिटेड परचेज 0.32 मिलियन ऑफ दीज डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1, 2019। यानी जब उसने इशू की है तो इस इन्वेस्टर ने उसी दिन परचेज भी किए हैं, पर क्या पूरे इसने परचेज किए हैं? कुछ परचेज किए हैं। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी होगी इन्वेस्टर की, वो 1.6 मिलियन डिबेंचर की नहीं होगी, वो कुछ डिबेंचर्स की होगी जो उसने परचेज किए हैं। तो ये ख्याल रखना था इस सवाल में। इसके बाद ऑन जनवरी 1, 2019 द अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स वर 15 and 14% पर एनम फॉर JL and KL। यानी उसने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी बता दी है। अच्छा भाई, एज ऑन 31 दिसंबर द डिबेंचर्स वर कोटेड ऑन PSX एट द रेट ऑफ 112। डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बाय JL एंड फेयर वैल्यू थ्रू PNL बाय KL। अब मुझे आप एक बात बताएं, जब मैं इशूअर की अकाउंटिंग करूंगा तो इशूअर की अकाउंटिंग करते वक्त रेट कौन सा यूज करूंगा? तो सर इसने कूपन तो आई थिंक 16% ऑफर किया है, इसका IRR कम हो गया है। रीजन अपेरेंटली समझ आता है। अब देखो, हमने लॉजिक्स पे काम किया है, क्योंकि गलती हो भी रही होगी तब भी आपको क्लियर आइडिया होगा, नहीं है ये नहीं हो सकता, ये रेट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से देख के ही बता दिया था कि आप सामने वाले से पैसे ले रहे हैं ज़्यादा और एडिशनल कॉस्ट इंकर कर रहे हैं कम, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से अपेरेंट भी है कि यहाँ पे IRR आपको कितना दिख रहा है? 15% इंस्टेड ऑफ 16%। ये भी बात क्लियर है। चलें जी, हमने कहा था सबसे पहले अकाउंटिंग कर लेते हैं हम JL की। हमने कहा भाई अकाउंटिंग फॉर JL। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर JL के अंदर आप मुझे बताएं फेस वैल्यू कितनी निकाली? 160 मिलियन, और ये ऐसे आया होगा 1.6 मिलियन इंटू, यही है। अच्छा भाई, अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया प्रीमियम, तो हमने कहा 1.6 मिलियन इंटू 16 आ गया। ये आ गया सर आपके पास 176। ये हमारी कहलाएगी हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो कितनी है? 5.5 पर डिबेंचर। अच्छा, ये 1.6 मिलियन हो गया, कितना आ गया? 8 पॉइंट, पक्की बात है। 5.5 को अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूँ, चलो हाँ सही है, वही फ्रैक्शनल है। ये कितना आ गया? 184.8, सॉरी 167.2। मैं चेक कर रहा था, तुम लोगों को याद है नहीं याद इधर। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमने कैश को किया डेबिट 167.2 से, और हमने यहाँ पे ये क्या इशू किए हैं भाई? डिबेंचर्स। तो हमने यहाँ पे कहा डिबेंचर पेएबल 167.2, यानी अभी आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने के बजाय लायबिलिटी में नेट कर दिया, ताकि आप इसका एक्सपेंस ओवर द पीरियड किसके जरिए बुक करें? IRR के जरिए से। अगर यही अकाउंटिंग होती फेयर वैल्यू थ्रू PNL की, तो आप अपनी लायबिलिटी को सिर्फ फेयर वैल्यू पर रखते और वो सीधी कहाँ जाती? PNL में।
चलें जी, गुड हो गया। यानी 167.2 पे ये आ गया। अब हमने कहा कि भाई ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, पर खैर एक ही साल की एंट्री मांगी है तो हमें ये बनाने की नीड भी नहीं थी, हम स्ट्रेट अमोर्टाइजेशन निकाल सकते थे, बट खैर उसने जनरल एंट्रीज ही मांगी है ना। अच्छा जी, हमने कहा ये इशुएंस हुई है 2019 का ईयर है, तो हमने यहाँ पर रख दिया भाई 167.2, 167.2 ये आ गया। अच्छा, IRR कितना यूज़ करना है? 15%, कितना आ गया? 25.08। अच्छा भाई, इसके बाद हमने किया ये कि हमने देखा कूपन मिलेगा 16 पे, जो हमें पे करना है, वो कितना आ गया? ठीक, कितना? 25.6। ओके जी, क्लोजिंग 0.68। अच्छा जी, हमने कहा था सिंपल इसकी एंट्री बनाते हैं, आप अपने पास से कैश निकाल दें 25.6 का, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया है ज़्यादा 25.08, तो और आपके पास यहाँ पर आपका जो डिबेंचर है 0.52 आ गया ये। अच्छा, टेक्निकली अब आप कर ही रहे हैं कि अपने डिबेंचर को इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको डे 1 पे ही पता है कि आपकी इफेक्टिव कॉस्ट कम है, तो आप एडिशनली इसको जब अमोर्टाइज कर रहे हैं तो वो डेबिट हो रहा है, ताकि वो रिड्यूस होते होते तो अपनी वैल्यू पे आ जाए। ये सही किया था, पक्की बात है। चलें जी, ये तो हो गई इशूअर की अकाउंटिंग। अब आते हैं इन्वेस्टर के ऊपर। इन्वेस्टर भाई ने फेस वैल्यू कितनी आ गई इसकी, ये देख लेते हैं भाई। 0.32 मिलियन इंटू 100, ये आ गया 32 इसका, और इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, प्रीमियम है। अच्छा भाई, हमने कहा 0.32 इंटू, ये आ गया 3.2, तो हमने कहा भाई ये आ गया 35.2। ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसने बियर की है? इशूअर ने, तो यहाँ पे वो कंसिडर नहीं की जाएगी, देख लो, क्योंकि इशुएंस के ऊपर आई थी, उसको यहाँ पे बाइंग पे कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जिक्र नहीं हुआ। सही है जी। अच्छा भाई, और ये मैंने डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में कि आपने ख्याल रखना होगा एग्जाम में कि बियर किसने की, दोनों ने की होगी तो दोनों का बताएगा, अलग अलग बताएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस ऑफ दीज सिक्योरिटीज, तो दैट मीन्स कि इन्वेस्टर ने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर नहीं की है। अच्छा भाई, इसके बाद हमने ये कहा कि आपने यहाँ पे एक एंट्री बना लेनी है, इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश, ये आ गया 35.2 से, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर होती भी तो वो पीएनएल में जाती है। सही है जी, तो यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट खैर अभी जो मैं अकाउंटिंग करूँगा क्या उसके अंदर IRR यूज़ करूँगा, कूपन, वेरी गुड। तो हमने ये कहा कि भाई अब सीधा सीधा अकाउंटिंग कर लेते हैं। कैश मुझे मिला होगा। अच्छा, अब आप एक काम ये करेंगे, कैश को ऐसे निकालेंगे, आपके पास फेस वैल्यू कितनी है 32, और इसके ऊपर 16%, कितना आ गया 5.12। सर ये मुझे समझाओ, 5.12 इसको पैसे मिल रहे हैं और यहाँ से तो 25.6 जा रहे हैं, ये बाकी किसी और कंपनीज को गए होंगे ना, हमने जितने परचेज किए हमें अकाउंटिंग उतने की करनी है। सही है जी। तो हमने कहा भाई ये बात समझ आती है। हमने इंटरेस्ट इनकम 5.12 से रिकॉर्ड की होगी, बट आपको ये भी तो फैक्ट मालूम है ना कि अभी एज ऑफ नाउ आपकी सिक्योरिटी इतने पे मौजूद है, क्योंकि आपने कुछ भी अमोर्टाइज, क्योंकि देयर इज नथिंग टू अमोर्टाइज, तभी तो आप कूपन यूज कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि भाई अब यहाँ पर आप एक काम ये करेंगे कि अपनी कैरिंग अमाउंट को जो कि है 35.2, इसको माइनस करेंगे फेयर वैल्यू से कंपैरिजन में, और अगर मैं फेयर वैल्यू जाके देखूं तो वो कितनी आ रही है जानी 112। तो अब हम एक काम ये करें, अगर मैं यहाँ पर 112 को इनटू कितना आ गया 84,
अच्छा जी, तो आपके पास यहां पर फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आपने डेबिट की कितने से 64 से, और फेयर वैल्यू गेन 0.64 से, सही किया था सबने? अच्छा वो कंसिडर कर लिया था, बस का ख्याल रखना, अगर इशूअर ने की और इन्वेस्टर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो बिल्कुल तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए जी अगला प्रश्न। अच्छा इसकी थीम समझ लो, जिस करेक्शन ऑफ एरर से आप जान छुड़ा के FAR 1 में यहाँ पहुंचे हैं वो वापस आ गया है, सही है जी। इसके दो पार्ट्स थे, एक पार्ट मैंने इंटेंशनली साइड में किया है क्योंकि उसमें इक्विटी अकाउंटिंग है जो हम कंसोलिडेशन के साथ करेंगे, फिर आके ये करा दूंगा, मैंने मार्क कर लिया अपने पास। इसका एक पार्ट अभी बाकी है, वो आप करिएगा भी नहीं अगर वैसे भी दिख जाए, क्योंकि अभी आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ। ये प्योरली IFRS 9 का एक्सट्रैक्ट में ले आया हूँ, यानी इसने आपको एसेट, लायबिलिटी और प्रॉफिट की फिगर्स दे दी हैं, और ये ड्राफ्ट फिगर्स हैं, ये भी फाइनल। वो कह रहा है कि ये नीचे की इंफॉर्मेशन को रीड करो, इसमें एडजस्टमेंट पार्क करो और बताओ कि मुझे एसेट में कितने की एडजस्टमेंट होगी, लायबिलिटी में कितने की एडजस्टमेंट होगी और प्रॉफिट में कितने की एडजस्टमेंट होगी। बात समझ आ रही है? थीम समझो इस सवाल की। उसने अपने हिसाब से अकाउंटिंग की हुई है जिसका इम्पैक्ट इन एसेट, लायबिलिटी और PNL में जा चुका है। अब आप देखेंगे कि होना क्या चाहिए था, फिर दोनों को कंपेयर करके बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री, और फिर ये तमीज होनी चाहिए हमें कि एडजस्टिंग एंट्री में किसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे जाएगा, किसका इम्पैक्ट PNL पे जाएगा और किसका इम्पैक्ट लायबिलिटी में जाएगा। तो आई नो द फैक्ट कि दिस विल टेक टाइम, आप 15 मिनट लें और अच्छे से सोच के कीजिएगा इस सवाल को जल्दी से। तो जी ये देखो भाई, सबसे पहले सुकून और तामुल से एक एक करके समझो मैंने किया क्या है। यहाँ पर आसानी के लिए आपके लिए एक एंट्री बनाई है। देखो वो क्या ही रहा है कि भाई पहले तो उसकी गलती समझते हैं। भाई गलती उसने ये की है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की है DL ने, उसने उसको एक सेपरेट एसेट बनाया और उसको अमोर्टाइज कर रहा है 5 सालों पे। यानी अगर इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे देखूं मैं तो 20 इंटू 6000 बॉन्ड्स तो कितना हो गया 1,20,000 रुपीज़ इन 1000 में करूंगा मैं इस सोल्यूशन को, तो डिवाइड बाय 1000 किया तो 120 हो गया। देखो ये रहा, उसने किया ये है कि इसको एक अलग से एसेट बना दिया और इसको एक्सपेंस आउट कर रहा है, यानी जैसे डेप्रिसिएशन होती है ना हमारी, वैसे उसको अमोर्टाइज करा। अब इसको रीड करो, अब समझ आएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर्ड ऑन बॉन्ड्स इशूड बाय DL वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड बीइंग अमोर्टाइज ओवर 5 years। ये बात कितने लोगों ने खुद ही पिक कर ली थी, ये हो गई थी, बाकी जी रह गई थी। नहीं लाइबिलिटी, अच्छा इसमें नहीं, इसमें तो स्पेसिफिकली बोल दिया उसने। मैं यही कह रहा था कि आप वो जो बोल रहे हैं उसको पिक करें। देखो ऐसे सवालों को करने की एक टेक्निक बताता हूँ, ऐसे सवालों को करने की। वो जो बोल रहे हैं ना ये हुआ हुआ है, वो जो हुआ हुआ है उसकी एंट्री बना दो, खुद ही क्लैरिटी आएगी आगे। उसने वही तो नहीं किया, यही तो एरर है। वो कह रहा है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है ना कैश के मद में, उसको लायबिलिटी से नेट करने के बजाय एसेट को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया, यानी एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अभी आते हैं उस एंगल पे आते हैं जो सही होना चाहिए। अभी बता रहा हूं ना 5700 क्या है। अच्छा अब खुद एक बात बताओ, 6000 बॉन्ड है, 1000 ईच का एक है, डिस्काउंट कितना है 50 का। अच्छा अब ऊपर देखो, इसने डिस्काउंट के रिलेटेड कोई भी एरर की बात नहीं की, तो डिस्काउंट सही हुआ है फिर मतलब। तो आप एक काम करें, कैलकुलेटर निकालें और आप सिर्फ इतना करें कि 1000 में से 50 माइनस करें, 950 आ गया, और 950 को मल्टीप्लाई करें 6000 से, यही आता है। यानी इसने टेक्निकली अपने इशुएंस ऑफ बॉन्ड को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है। किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ है। क्यों? देखो हालांकि वो कह रहा है क्या है, बॉन्ड्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ही सिर्फ पंगा होता ना तो मैं कहता वो फेयर वैल्यू थ्रू PNL अगर होता तब भी एसेट नहीं बनना चाहिए था, तब भी क्या होना चाहिए था, एक्सपेंस आउट। तो ये लॉजिक्स अपने दिमाग में रखें। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? यानी इसने अपनी इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है
और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसमें नेट करने के बजाय एसेट बना दिए। दो गलतियां क्लियर है? पक्का कुछ पूछना तो पूछ लो, कोई मसला वाली बात नहीं। नहीं अभी कोई मसला नहीं, क्लियर करके चलते हैं आगे, पूछो। नहीं एसेट नहीं बनाते, हम इशूअर हैं। नहीं बनता ना एसेट। देखो यूं हम समझें, ये टेक्निकली डेबिट होना चाहिए था बॉन्ड पेएबल, तो एसेट नहीं बन रहा, लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमाउंट डेबिट कहाँ करते हो, सवाल ये है एसेट को डेबिट करते हो या लायबिलिटी को डेबिट करते हो? तो वी कैन नॉट से कि एसेट डेबिट हो रहा है, इफेक्ट वो नहीं आता, गलत। स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं आएगा, करके देख लो, नहीं आएगा। क्योंकि मैं वैसे नहीं, अच्छी बात है पूछ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं, अच्छा भाई वो क्लियर करे। देखो तुम इसके ऊपर आईआरआर लगाओगे ना, गलत होगा। आईआरआर निकलता है विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल लायबिलिटी, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सिंगल लाइन आइटम। आईआरआर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का नहीं निकला हुआ, पूरी फाइनेंशियल लायबिलिटी का निकला हुआ, जिसके अंदर मैंने कितनी बार बताया कूपन भी होता है, डिस्काउंट भी होता है, प्रीमियम भी होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है। तो आईआरआर तो इन चार चीजों पे निकला है ना। अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट पे, वो आंसर गलत आएगा, क्योंकि आईआरआर किसको मद्देनजर रखते हुए किया गया? चार। और ये कौन सी चीज है? एक। मैं आपको तरीका बताऊं उसको करने का, पर ये कि फिर ये बाद में कभी वैसी बात पूछ लेना मुझसे, सिखाता हूं क्या होता है। एक और तरीका भी है इसको करने का। आप एक काम करें, कूपन और आईआरआर का डिफरेंस लें, सही है, फिर ये ढूंढें कि उस आईआरआर के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कितना इंपैक्ट है, तो वो भी एक्सेल पे ही निकलता है। और फिर उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट पे आईआरआर का से वो पोर्शन लगाएं, तब आंसर सेम आएगा। बात समझ आ गई भाई? क्लियर है ये बात? इन्होंने कहा सर देखो अच्छी बात है, इसने पूछा कि आईआरआर में इस पे क्यों नहीं चिपका रहा। मैंने कहा आईआरआर के अंदर कितनी चीजें हैं, कूपन, प्रीमियम, डिस्काउंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो मैं कह रहा हूं अगर आपको इसको अलग से अमोर्टाइजेशन करनी है तो आप पहले क्या करें, कूपन और आईआरआर का डिफरेंस लें, फिर देखें कि जो डिफरेंस है उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एलिमेंट कितना है, उस रेट को इस पर मल्टीप्लाई करने पर। आई थिंक कि हमें ये करने की अभी नीड नहीं है। भाई बात क्लियर है? पक्का 100%? गुड, ओके। अच्छा जी, अब एक दो सवाल। सर मतलब ये पता होने के बावजूद कि अमोर्टाइज पर रखा है, उसने पीएनएल पर रखा था, मतलब समझा नहीं मुस्तफा तुम्हारी बात। ये पता होने के बावजूद कि अमोर्टाइज पर रखना है, नहीं गलत। क्या इस बंदे ने, प्लीज तुम लोग बताओगे, क्या इस बंदे ने इसको फेयर वैल्यू टू पीएनएल पे रखा हुआ है? उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला बस इसने ये गलती की हुई है। यानी इस शख्स को ये नहीं पता होगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट करने के बजाय इसने क्या बना दिया है, एसेट बना दिया है। अब देखते हैं ना आगे क्या है। पहले यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्की बात है। यानी एक अंग्रेजी हमने समझ ली अभी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भंड मारा हुआ इसने, और जब इसने इतना अच्छा सवाल किया तो हमें ये भी क्लियर हो गया कि एसेट के बजाय लायबिलिटी में क्या होना चाहिए था, नेट होना चाहिए था। चलें जी सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में एसेट बनता है ना? भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में एसेट नहीं बनता, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एसेट बनता है। यानी यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, इशूअर, क्योंकि लायबिलिटीज के केस के अंदर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना मॉडल। क्लियर है? आराम क्लियर है? जल्दी बता दो। ओके चलें जी, अब हम आगे जा सकते हैं। फिर जानी ये क्लियर है, दो एंट्रीज। आगे सुनो, फिर इसने क्या किया, 120 को डिवाइड करो 5 से और मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये याद है? यानी ये एंट्रियां ये बना चुका है ना 6 महीने के हिसाब से। और अब जो पिक करने वाली बात थी इसने यहां पे लिखा हुआ है। अब ये बहुत सुकून और तामुल से समझना है इसको। हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून, क्योंकि देखो पे तो अगले साल होगा ना, क्योंकि देखो ये इशुएंस कब हुई है भाई, ये इशुएंस हुई है आपकी जुलाई 1, 2021 पे। तो मुझे बताओ इसकी पहली कूपन पेमेंट कब होगी, 30 जून 2022 पे। तो यानी सर अगर मैं इसकी मैपिंग आपको यहां पर ये बना के दूं, बहुत सुकून से समझिएगा। मैंने कहा जुलाई 1, 2021 है, ऐसा ही है, और मैंने कहा इसकी कूपन पेमेंट होगी 30 जून 2022 पे। पर मुसीबत यह है कि बीच में आ गया है ईयर एंड। तो मैं
अकाउंटिंग तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से तब तक की करूंगा ना जब तक ये साल क्लोज हो रहा है। तो मैंने कहा ये आ गया 31 दिसंबर 2021, सही है जी। तो इसने अमोर्टाइजेशन भी यहां से यहां तक की बुक की है, ये रही, इसने अमोर्टाइजेशन भी यहां से यहां तक की बुक की है, कितनी 12 की, सही है ना। हमने कहा ये एक्सपेंस बुक हो चुका है इसका अमोर्टाइजेशन का, लिख लेते हैं यहाँ पे। पर एक और पंगा है इसमें, एक और पंगा ये है कि देखो फर्दर हाफ ऑफ द इंटरेस्ट, अब इस बात पे फोकस करना जो मैं कहना चाह रहा हूं, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड, हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड, वापस से बोलो टू बी पेड का मतलब ये है कि ये कुपोन की बात कर रहा है, ये पिक करनी थी इसमें बात, इस बात को समझे। IRR तो आपका एक्सपेंस होता है, ये बोल मैं तभी कह रहा था बड़ा फोकस होकर रीड करना है इसको। बोल रहा है हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड, तो पे क्या करता हूं IRR के हिसाब से, कुपोन के हिसाब से। तो इस नशई ने जो अकाउंटिंग की हुई है वो किसके हिसाब से की हुई है, कुपोन के हिसाब से। यानी इसने एंट्री ये बनाई है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बॉन्ड पेएबल क्रेडिट, क्योंकि हमारे बॉन्ड की पे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? कितने लोगों ने IRR पे इंटरेस्ट बुक किया था ऑनेस्टली भाई, मतलब सबने ही किया होगा तकरीबन जी। तो यही तो गलती की हुई है, यही तो वो बता रहे कि किया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। हाँ अब देखें ना, बॉन्ड पेएबल इसलिए क्रेडिट हुआ ना क्योंकि मेरी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्या अब मुझे इतना ही पे करना है या इंटरेस्ट के बाद उसकी वैल्यू और ऊपर चली जाएगी? पर ये कोई फेयर वैल्यू चेंज नहीं है, इंटरेस्ट का चेंज है। हम क्या करते हैं ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट, और अगर कैश हटा दूं तो ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, क्लोजिंग, सही है। अच्छा जी 570 से बनाई है सर, कुपोन पर ही किया था, ओके जी सही है। अच्छा चलें वापस से बैक टू द पॉइंट, इधर मुझे बताओ, इसको वापस रीड करते हैं। फर्दर हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 30 जून 2022 हैज बीन अक्रूड, यानी वो कह रहा है कि भाई जो पैसे पे करने थे इंटरेस्ट की मद में उसका आधा मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो मतलब इसने IRR पे अकाउंटिंग नहीं की है, किस पे कर ली, 6 महीने। ये अब एरर समझ आ गया कि ये हुआ है। चलें जी अब आते हैं सही वाली अकाउंटिंग के ऊपर, आ जाएं जी। मैंने कहा यूजुअली होना ये चाहिए था 5580 से कैश डेबिट और 5580 से बॉन्ड पेएबल। इसको कैलकुलेट तो करने की नीड नहीं ना, समझ आता है ना। इसके अंदर इम्पैक्ट्स ये हैं कि आपने 1000 में से 50 माइनस करो, कर लो एक बार, 1000 में से 50 माइनस करो और 20 भी माइनस करो, सही है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6000 से, 5580 आ गया। यानी टेक्निकली हमने डिस्काउंट को भी नेट कर दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी नेट कर दिया। यहां तक भी बात क्लियर है? आगे जी फिर मैंने कहा कि देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने बुक किया है, पर ये किया होगा यूजिंग IRR। तो आप जरा एक काम ये करें 5580 के ऊपर। अच्छा सर आप तो कह रहे हैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना, अमोर्टाइज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर अब तक कुछ पे, पर जिस दिन पे होगा उस दिन अमोर्टाइज भी हो जाएगा। तभी तो उसने कहा 6 महीने मैंने सिर्फ क्या किया, अक्रू किया। चलें जी आगे। अब जरा एक काम करें, इसमें आपके पास अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव रेट कितना है, 13%, ऐसा ही है ना। अच्छा कोई मुझे तुम में से लॉजिकली बताए IRR ज्यादा क्यों है इसमें? वेरी गुड, एक तो डिस्काउंट पे इशू किया है, वेरी गुड, यानी ये फर्दर इस इशूअर का नुकसान है, तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट कम होगी या ज्यादा? ज्यादा होगी। तो इफेक्टिव कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए इसका IRR भी, तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज्यादा होगा। पर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे लगेगा, कैरिंग अमाउंट पे, कैरिंग अमाउंट पे। कैरिंग अमाउंट इज 5580, 5580 पे 13% फॉर 6 मंथ्स कितना आता है, 362.7, यही आता है। चलें जी जी हमने पिछले जितने भी सवाल उठाओ बॉन्ड पेएबल करेंगे, आपने इफेक्टिव रेट को यूज करना नहीं, आपने ये बताना है अपने शेयर होल्डर को या अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी कि मेरा जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करूंगा। आप मुझे जवाब दें, क्या आपका एक्चुअल एक्सपेंस कुपोन के हिसाब से या IRR के हिसाब से? तो मेरे को एक्सपेंस भी कितने पे बुक करना चाहिए,
IRR के हिसाब से, मैं बुक भी किस पे कर रहा हूँ, उसने किस पे किया हुआ है, कूपन के हिसाब से, तो उसने यही तो गलती की है। इन्वेस्टमेंट को कैसे करोगे, यहीं आके पहुंचोगे, इंटरेस्ट बुक कर लो कूपन से, सही है, फिर डिफरेंट जो डिफरेंशियल रेट है वापस उस पर लगाओगे, फिर यहीं आ जाओगे। नहीं आई बात समझ भाई, 10% उसी कैरिंग अमाउंट पे लगाओ, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, फिर 3% उसी कैरिंग अमाउंट पे लगाओ, तो टोटल कितना बुक किया तुमने, 13%। हम डायरेक्टली बुक कर रहे हैं 13%, यानी बात क्लियर है। तो वही तो कह रहा हूं, अलग अलग चौरंगियां ही नहीं पालो ना, एक ही IRR दिया हुआ मासूम सा, उसको लगा दो, उस पर आंसर आ जाएगा। क्योंकि IRR के अंदर फिर कह रहा हूं एक चीज है या मल्टीपल चीज है भाई, कूपन भी उसमें है ही ना। आज जैसे ये कह रहे थे कि सर कूपन अलग से बुक करो, मैंने कहा कर लो दिल की खुशी के लिए, फिर क्या बुक करना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस, तो वो भी उसी कैरिंग अमाउंट पे लगेगा ना, तो दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सही है जी। सर हम एक साल पे क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे, वाई 6 months, बिकॉज द फैक्ट इज दैट मैंने यहाँ पे ये बनाया था, जुलाई 1 से शुरुआत हुई है, बीच में क्या आ गया है, ईयर एंड, तो इसमें कूपन की पेमेंट हो रही है उसके भी 6 महीने बाद, तो क्या मैं 6 महीने की अकाउंटिंग नहीं करूं ये सोच के कि मैंने पे ही नहीं किया, या अक्रूवल करूंगा, अक्रूवल करेंगे। कौन सा वाला, ये 12 कैसे निकाला ये बताऊं, देखो उसने क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर्ड ऑन बॉन्ड वाज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years। तो इस 120 को आप डिवाइड करेंगी 5 से, मल्टीप्लाई करेंगी 6/12, देखो ये आता है, एक मिनट ये कर ले, सही है, क्लियर है जी। भाई वापस से जानी, बातें नहीं है, देखो देखो भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये वाली मिस्टेक वाला पूछ रहे हो, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, बोल रहा है फर्दर हाफ ऑफ द इंटरेस्ट, क्योंकि 6 महीने हुए ना, टू बी पेड, बोल रहा हाफ ऑफ द इंटरेस्ट टू बी पेड, यानी कह रहा है जो कूपन आपने पे करना था इसने उसका आधा इस साल एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया है। पर मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इसका जो भी अमाउंट आता है, क्या इसको हाफ ऑफ द इंटरेस्ट सिर्फ कूपन बुक करना था या डिस्काउंट भी बुक करना था एज एन एक्सपेंस, तो वो उसने नहीं किया हुआ। क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एज एन एक्सपेंस बुक करनी थी, यस, तो उसने दो चीजें नहीं की हुई हैं, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भरने एक अलग है और इस इंटरेस्ट एक्सपेंस का एक एरर अलग है। बात क्लियर है? अच्छा जी, समझ आ गया जी सवाल? ओके सर, करेक्ट सेकंड एंट्री में कैश 6 months का 330 का गया होगा ना। भाई देखो एक बात सुनो, खुदा के वास्ते इस बात को याद रखो, कूपन कब पे होगा? 30 जून 2022। ये रीड करें आप सवाल में, प्लीज इसको रीड करो। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11% पेबल एनुअली। एनुअली के बाद क्या लिखा हुआ है? 30 जून। क्या अभी वो वक्त आया या 6 महीने बाद आएगा? तो अभी हमने पे नहीं किया ना, सही है? यानी क्लियर है बात? ये बता दो, अभी हमने पे नहीं किया, इसलिए हमने क्या बुक की है? भाई एक तुम बेसिक एग्जांपल ले लो यार, तुम सैलरी एक्सपेंस अगर पे नहीं करते तो क्या उसको अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं होता? अक्रूवल रिकॉर्ड, ये मैंने क्या बुक किया है? अक्रूवल। पर अक्रूवल कूपन से बुक करूंगा या IRR से? क्योंकि IRR इंक्लूड्स डिस्काउंट, कूपन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्लियर है? उसने क्या किया वैसे जल्दी बताओ? कूपन किया हुआ। कितनी गलतियां की हुई हैं उसने? 2। हाँ भाई, अगर अब आप लोगों को ये दोनों एलिमेंट समझ आ गए हो तो मैं आगे लेके जाऊं। क्लैरिटी है? पक्का? देखो यार, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तभी इतना टाइम लगाया खुद से मैंने। जल्दी से भाई, सारे ऑनलाइन वाले बच्चों 362.7 बता दूं, यानी 362.7 यहां पे कैलकुलेशन लिख लो इसकी। 5580 13% है, यही है ना? ऐसे आया भाई, लाइट चली गई थी तुम्हारी, ओके ये देख लो भाई, अब तो हो गया उजाला। 5580 इंटू 13% इंटू 6/12, अब आ गया जी? ओके, अब कैलकुलेटर अपने पास रखें प्लीज।
अब हमें करेक्शंस करनी है। अच्छा प्लीज आए तो देखिएगा, ये मैंने समझाना है, बड़े अच्छे से समझिएगा। अच्छा एंट्री मेड के अंदर, और देखो इस पे फिर ना इधर उधर नहीं होना, फोकस होके चलिए जी इधर देखो, कैलकुलेटर सबके पास, फिर कह रहा हूं मिस नहीं करना क्योंकि अगले पेज पे है वो। मैंने कहा कि भाई कैश आया था इतना और कैश गया इस एंट्री के अंदर, इन दोनों को नेट करो 55, मतलब ये एंट्री सही बनी हुई है, कैश में कोई भंड नहीं है, कैश की एंट्री बिल्कुल आपके सामने मैंने करके दिखाया। इतने से डेबिट किया था, अलग उसने क्रेडिट किया था, नेट इतना आया है। यस तो हमने वहां पे नेट कर दिया। यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी बताओ, क्लियर है ये? ओके, यानी कैश में कोई मसला नहीं है। अब एक एक करके आप फिगर उठाएं। बॉन्ड पेबल उठाएं 5700 और 5700 के अंदर 330 प्लस करें, कितना आ गया? 60। यानी आप ये मानते हैं कि अभी जो ऊपर ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर ये लायबिलिटी 6030 पे मौजूद है। इस पे तो कोई डिनाइल नहीं है ना भाई। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लायबिलिटी क्रिएट हुई, इतने से कूपन बुक हो के अक्रूवल बुक हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, अभी मेरी लायबिलिटी 6030 पे मौजूद है। क्लियरिटी है? अब यहां पे बताओ मुझे, होनी चाहिए इन दोनों के सम पे 5942.7, यानी आपने कहा सर लायबिलिटी रिकॉर्डेड उतने पे होनी चाहिए इतने पे, और यहां पे लायबिलिटी कम होने का सीधा लॉजिक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई हुई है, ऐसा ही है। चलें जी, तो अब अगर मैं सिर्फ लायबिलिटी की एंट्री बता रहा हूं, 6030 में से माइनस करें 5942.7, तो हमने कहा 87.3 से बॉन्ड पेबल डेबिट हो गया। क्लियर है? चलें जी, अब हम आ गए यहां पर इस साइड पे जहां पे सही चीजें हुई हुई हैं। आपको कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट दिखता है? नहीं, वो एसेट बनाया हुआ है ना उसने अभी। पर आपसे मैं ये पूछता हूं कि ये एसेट, इसको हम अलग से देख लेते हैं। मैंने कहा सर हमारे पास जो ये वाला एसेट है, इसने 120 से क्रिएट किया और 12 से रिड्यूस किया, तो मुझे बताओ ये कितना बचा? क्या आप इस बात को मानते हैं कि मुझे 108 का एसेट हटाना है? साहब ने कैपिटलाइज तो 120 का किया था, तो 6 महीने वो एसेट को अमोर्टाइज करके कटा भी तो चुका है, तो जितना बचा हुआ है उतना मैं हटा दूंगा क्योंकि होना नहीं चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या 108 से ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट को कटा दें? हमने कहा भाई ये रहा, 108 से ये हटा दिया, कोई मसला? चलें जी, अब आगे। अब आप मुझे अपने आप से ये पूछ के बताएं कि ये जो एक एक्सपेंस आ रहा है, ये वाला, ज़्यादा लाइट हो गया पेन, ये जो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ रहा है, क्या ये आपके IRR में मौजूद था? यस, तो इसने तो अलग से एक्सपेंस बुक किया हुआ है, इसको हटा दें। अच्छा हटाएंगे तो क्रेडिट करें। चलें जी, हमने कहा सर ये हो गया क्रेडिट 12 से, यहाँ तक कोई इशू? चलें जी, अब एक चीज़ रह गई, यानी देखो हमने सारी एंट्रीज मार्क कर ली सिवाय इंटरेस्ट एक्सपेंस के, वो बाकी है। सही है जी, यानी देखो ना सारे सर्कल हो गए ना, एक बाकी है, मैं लाइक टू लाइक कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने उसकी अमोर्टाइजेशन पूरी हटा दी तो अब अपनी अमोर्टाइजेशन भी तो बुक करो। तो आप मुझे एक बात बताएं, इंटरेस्ट एक्सपेंस 330 का बुक हुआ है, होना चाहिए था, कितने का फर्क है? तो आपने कहा भाई इसमें जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है इसका। चलें जी, तो आपने किया ये कि 32.7 से इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड कर लिया। अब ये एंट्री आपकी बन गई करेक्टिंग एंट्री, जिसको पार्क होना है एसेट लायबिलिटी या P&L में। इस एंट्री पे कोई सवाल? क्लियर है? पक्का? सचिन? ओके। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, कंफर्म करो तो आगे लेके चलूं जल्दी से।
क्लियर है? ओके अच्छा, आप कैलकुलेटर पे सीधा सीधा हिसाब किताब करते हैं। मुझे बताओ, अगर मुझे P&L की हिट देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, मैंने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस ये है इतना, ये तो नेट एक्सपेंस बुक हो रहा है, ये इनकम एक्सपेंस बुक हो रहा है, कितने का जानी 20.7 का, यानी इससे हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। मैंने सिंपल देखो 20.7 से प्रॉफिट माइनस कर दिया, सही है। दिस इंक्लूड्स टू थिंग्स, फर्दर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एंड रिवर्सल ऑफ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमने ये कहा कि मेरे पास ये दोनों तो अकाउंट फॉर हो गए, ये 108 से एसेट क्या हो जाएगा, हमने देखो ये मार्क किया हुआ, और फिर हमने ये कहा कि बॉन्ड पेएबल कितने से कम हो जाएगा, हमने कहा 87.3 से लायबिलिटीज कम हो गई। कुल मिला के आपके क्लोजिंग बैलेंसेस ये आ गए। हाँ भाई, अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था ना, सोचने पे मजबूर किया। अंग्रेजी और कॉन्सेप्ट दो चीज़ें होनी चाहिए, बस ये है। करें अगला सवाल, चलें जी। ये फिर मैंने करेक्शन ऑफ एरर दे दिया। कॉपी करना है, कर लें, कॉपी कर लें। ये तो सही है ना, यहीं से करोगे ना फात। आज जिसको लिखना है वो लिख ले। फात ये सिर्फ एंट्री बना लो, आगे देख लेंगे ना, पीडीएफ दे दूंगा ना, उसमें देख लेना, सही है। हाँ ये है, मुस्तफ़ा कहने से वो बंदे ने क्या गलती की ये समझना मुश्किल हो जाता है, तो सवाल ही ऐसा ही है, क्या करें। चलें जी, एक मिनट, इसमें मेरे ख्याल से नीचे का वो आप सही कर लेते हैं ना, सही है। मैंने कहा सर इस सवाल में जो बताया गया है वो ये है कि उसने अकाउंटिंग की हुई है फेयर वैल्यू थ्रू P&L से, इंस्टेड ऑफ डूइंग अकाउंटिंग एज पर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। चलें जी, हमने सबसे पहले जब हमें पता है कि भाई जब उसने इसकी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू P&L से की है तो उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सीधा सीधा एक्सपेंस आउट किया होगा, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को कर दिया था यहाँ पर डेबिट, और कैश को कर दिया था उसने क्रेडिट कितने से, 95 से। पर यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज फेयर वैल्यू, यही किया हुआ उसने। अच्छा भाई, और हमने इस पर डिस्काउंट भी परचेज किया, तो यानी उसने 95 इंटू 1 मिलियन, तो यह आ गया 95 मिलियन। क्लियर है? अच्छा जी, आगे फिर हमने ये कहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है इसकी वो 2 मिलियन की एक्सपेंस आउट हो गई। फिर हमने कहा कि भाई जब हमें ये बात पता है, हमें ये फैक्ट मालूम है कि उसने जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L का मॉडल ऑप्ट किया है उसने उसकी अकाउंटिंग कूपन के हिसाब से की होगी। तो अगर आप ये देखें 100 के ऊपर मैं चिपका दूं 12%, तो कितना आ गया 12। सर आपको कैसे पता ये पैसे आ गए होंगे, लिखा हुआ है इसके अंदर, कूपन इंटरेस्ट रेट इज 12% पेएबल पर एनम एनुअली ऑन 30 जून, ऐसा ही है। और वाइल द इफेक्टिव रेट उसने दिया हुआ, यानी भाई 30 जून से तो हम आगे आ गए ना, मतलब 30 जून तो हो चुकी है, तो कूपन आ चुका होगा, तो इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के बजाय सीधा सीधा कैश ले आया, क्योंकि 30 जून का टाइम लैप्स हो चुका है। अच्छा, अगर ये कहता कि जो कूपन है वो रिसीव होगा जुलाई में, तो फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाती, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती। चलें जी, अब हमने ये कहा, फिर हमें पता है कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज एंड फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो 95 पे मौजूद थी, और फेयर वैल्यू कितनी चल रही है 99, तो 95 से लेके 99 का जो डिफरेंस है 4 का, तो वो हमने कर लिया। ये आप लोगों ने सही किया था भाई। अच्छा, ये तो अकाउंटिंग हो चुकी है, होनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। हमें इसका और इसका फर्क सिर्फ किसका है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, तो हमने इसमें फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करके 97 पे पहुंचा दिया। यहां तक कोई इशू? चलें जी,
फिर हमने एक एंट्री बनाई, यहाँ पे देखिएगा, तो अब हमारे पास जो कैपिटलाइज अमाउंट है वो है 97 की। तो अब मैं अगर 97 मिलियन पे लगा दूं 13.28%, क्या 6/12 करने की नीड है? सर पूरा साल है। तो हमने कहा कि भाई इसमें हमारी इंटरेस्ट इनकम आ गई 12.8816 की, ऐसा ही है। हमने कहा कि भाई हमने जो है इनकम बुक की, सुनिएगा, हमने इनकम बुक की इतने की, पैसे आए इतने, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों हो रही है? नहीं, वैसे तो अमोर्टाइजेशन में तो क्रेडिट होती है सर, क्योंकि इसमें हमें नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने की इंकर की है? 2 मिलियन की, और आपको जो डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला है? 5। तो आप इन्वेस्टर बन के सोचें आपका रिटर्न ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। अब वो जो एडिशनल इनकम है ना वो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ तक भी क्लैरिटी है? पक्की बात है। अच्छा भाई, ये तो हो चुका। अब कैलकुलेटर वही आपके पास होना चाहिए, हम मैचिंग कर लेंगे इसकी। मुझे एक बात बताएं, इन्वेस्टमेंट इस वाले केस के अंदर, इन्वेस्टमेंट इस वाले केस के अंदर कितने पे मौजूद है? 99 पे। अच्छा, होनी चाहिए 97 प्लस दिस के ऊपर कितना आ रहा है? 97.8816। तो सर 97.8816 और 99 का डिफरेंस लिया जाए तो आपने कहा सर 1.1184 से आपने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, सही है। चलें जी, फिर हमने ये कहा कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस नाम की तो भला होनी नहीं चाहिए, आपने इसको क्रेडिट कर दिया। फेयर वैल्यू गेन भी नहीं होना चाहिए था, आपने उसको डेबिट कर दिया। और सर इंटरेस्ट इनकम उसने कूपन पे बुक की हुई है, जो कि है, ये मैंने ये क्या लिख दिया है, इनकम है, सही है जी। तो हम ये कहें कि क्या 0.8816 का डिफरेंस है, तो हमने 0.8816 का डिफरेंस यहाँ बुक कर लिया। ये आ गई इसकी करेक्टिंग एंट्री। कितने लोगों ने सही कर लिया था? वेरी गुड, बाकी हो गया था, बस इसका ख्याल रखना है अमोर्टाइजेशन में। चलें जी, एक और प्रश्न। आज तो पास पेपर का फेस्टिवल है ना सर, लास्ट एंट्री को छोड़कर। ओके चलें, गुड है, यानी अब ट्यूनिंग हो चुकी है। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी। जो तुम्हें खुद करनी चाहिए प्रैक्टिस वो मैं करा रहा हूँ, कर लो। इसमें नहीं, इसमें तो आप देखें ना क्या मांग रहा है वो, मांग ही नहीं रहा। एक मिनट रुकिएगा, मैं बता दूंगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ज़ेडल, जर्नल एंट्रीज हैं क्योंकि 2 पार्ट्स हैं ना इसके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है इसका बुक का 41। इसमें 1 साल की एंट्रीज बनानी है। हाँ, रिक्वायरमेंट ये थी ना, मैंने दिखाई ना अभी। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ज़ेडल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हाँ, बुक्स तो आ चुकी है ना। मैंने कहा था ना कि जो हमारा पब्लिशर है उसने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि नहीं चेंज करें, अगर इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। तो मैंने उसको कहा नहीं कर रहा चेंज, आप वही पब्लिश कर दें। तो वही बुक जो मेरी पिछली अटैम्प्ट की थी वो FAR2 के लिए एप्लीकेबल है। उसमें सिर्फ जो रीसेंट अटैम्प्ट है उसके पास पेपर नहीं होंगे। नहीं, इतना पुराना नहीं, पिछली अटैम्प्ट की चलेगी, सही है। पर देख, पिछली से पिछली अटैम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर तुम्हें मैचिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज की थी। लास्ट अटैम्प्ट वाली चल जाएगी, डायरेक्ट एंट्रीज बनानी है। मतलब अभी आप लोगों को आदत हो गई ना, अभी तो वो इतने मुश्किल सवाल करके अचानक से इस पे आ गए। ऑडिट की आ जाएगी ट्यूसडे तक।
बस। अभी एग्जाम में कभी ऐसा आसान सवाल आ जाए तो उसमें टेंशन नहीं लेना, ये क्या आ गया, करके ख़त्म करना। इससे पहले वाले मुश्किल थे। हमारी क्लास 2 बजे तक है ना आज। हाँ फिर ऑडिट है उसके बाद। डन हो गया भाई, ये तो हो जाना चाहिए अब तक। प्रीमियम 7.5 का ही आया ना। चलें जी, फेयर वैल्यू के बाद हमने कहा कि भाई इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, बिल्कुल दी हुई। अच्छा देखो इसमें स्पेसिफिकली बता रहा है कि इन्वेस्टर ने इंकर किए तो आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर आ गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई इसकी 2 रुपीज़ पर बॉन्ड। तो ये कितना आ गया 3 मिलियन, और ये आ गया भाई ओके जी, ये कैपिटलाइज अमाउंट आ गई। अच्छा अब अगर हम ये कहें कि अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होता तो ये स्ट्रेट कहाँ चली जाती पीएनएल में, पर ये ओसीआई है तो हमने क्या किया, इसको कैपिटलाइज किया है। और याद रखिएगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के मॉडल में यू नीड टू कीप योर कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट फ्रॉम योर फेयर वैल्यूएशन, ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट के अंदर ओसीआई का इम्पैक्ट ना आ पाए। तो हमने ये कहा कि भाई सबसे पहले आपने एक एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट और कैश क्रेडिट 160.5 से, सही है जी। अच्छा भाई इसके बाद हमने कहा कि भाई हम एक शेड्यूल बनाते हैं, ओपनिंग इंटरेस्ट कैश क्लोजिंग। ओपनिंग आपने रख दिया 160.5, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो बुक करूं कूपन से या यूजिंग आईआरआर, आईआरआर कम है इसमें, रीजंस एक तो प्रीमियम जो मुझे वापस नहीं मिलेगा, और तो जाहिर सी बात है मेरी इफेक्टिव रिटर्न कम हो जाएगा, तो वो इनकम ही कम बुक करें आप। तो हमने ये कहा कि भाई 11.1% कितना आ गया 70.82 ओके जी 17.82 आ गया। कूपन कितना 19.5। तो सर आप ये देखें आपके पास क्लोजिंग ये ईयर है 2022।
अच्छा भाई, फिर हमने कहा कैरिंग अमाउंट भी सेम ही होगी 158.82, फेयर वैल्यू कितनी निकाली 154.5। तो आपके पास गेन या लॉस है, ये लॉस है कितने का 432, ये आ गया लॉस। चलें जी, ये तो हमारी वर्किंग हो गई। हमने कहा कि भाई 31 दिसंबर पे आप एक एंट्री बनाएंगे, पहले तो कैश ले आएंगे 19.5 का, इंटरेस्ट इनकम आएगी आपकी 17.82 की, और इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइजेशन कितने से 1.68। तो सर इसमें टेक्निकली कुछ प्रीमियम अमोर्टाइज हुआ, कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज हुई है। और फिर हमने कहा कि सर यहाँ पे कहानी रुकती है, इस अमोर्टाइजेशन के बाद यू हैव अराइव्ड एट 158.82। अब 158.82 को आप लेके जाएंगे 154.5 पे। तो आपने कहा कि भाई OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 4.32 से। क्लियर है ये सही हो गया था। चलें जी, अगला प्रश्न जी, अगले साल की कैरिंग अमाउंट। तो अगले साल की कैरिंग अमाउंट के लिए आप जाते अगले साल की अमोर्टाइजेशन निकालते और इस वाली फेयर वैल्यू में से वो अमोर्टाइजेशन माइनस कर लेते, तो आप पहुंच जाते हैं वहां पे। हाँ जी, ऑनलाइन में लोग क्लियर है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी से। चलें जी, अगला प्रश्न हुए, खाओ अल्लाह की कसम किसने गलत किया ये। हाँ ये भी है ना, ये आया ना अभी, ये देखो, ये तुमने सलन तुमने उठाया, बोला आसान है, ये तो मंडी है, जुलाई में इशू किया है, 6 महीने देखने हैं। हाँ भाई ऑनलाइन मतलब अम्मी की कसम में सच बताओ जल्दी से, गलत किया। अच्छा हाँ तो है मसला तो है ना। हाँ उसने मांगी जनरल एंट्री आपसे। चलो ओके, अब आप इधर देख लो भाई, इसके अंदर सबसे पहले बैंक डेबिट हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट। रिडीमेबल मतलब ये है कि भाई ये लायबिलिटी है ना आपकी, डेट इंस्ट्रूमेंट है। पेपर में अगर ऐसा हो जाए तो हमें मेहनत के नंबर मिलेंगे, नहीं बेटा वो वापस मेहनत कराएगा, सही है। तो ऐसी मेहनत नहीं करनी, तमीज़ से मेहनत करनी है, डेट्स का ख्याल रखना है। खैर मुझे पता था ये तुम करोगे, इसलिए हमने शुरू में कुछ नहीं बोला। बैंक डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, खैर पहली एंट्री आपकी बिल्कुल सही होगी, पर जितनी आपने एंट्री सही बनाई होंगी उसके नंबर मिलेंगे आपको आगे। फिर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएनएल में क्यों चार्ज हो गई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो आपने अपनी लायबिलिटी को स्टिल मेजर किया फेयर वैल्यू पे। चलें जी आगे, फिर हमने कहा हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया और फाइनेंशियल लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आप ही वो शख्स है जिन्होंने अक्रूवल बुक किया। अगर पे नहीं हुआ तो क्या हुआ है, अक्रू हुआ है। तो अब हुआ क्या कि भाई 6 महीने का इंटरेस्ट बुक हुआ कितने का, 10 रुपये का, अदरवाइज आप लोगों ने बुक किया होगा 20 का। एक ये गलती है। फिर दूसरा आपने कहा कि आपकी लायबिलिटी अब पहुंच गई है 180 + 10 पे, उसकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है। तो आप मुझे एक बात, 30 रुपये से अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को कम किया, और इसमें क्या पूरा पीएनएल, नहीं बेटा ये 2 मिलियन डिवेंचर है ना, उसको नहीं कंसिडर कर रहे। हाँ तो 2 को मल्टीप्लाई करो भाई, 2 को आप मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आ गया 200। क्लियर है। आपने कहा कि भाई 200 रुपये आपकी क्या थी है फेस वैल्यू, डिस्काउंट रहा उसमें से 10 का 190 हो गया, 180 हो गया ना, 2 का एलिमेंट रखो ना उसके अंदर, 180 आ गया। 180 के बाद आपने 10 रुपये से अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज किया,
तो कितने पे आ गए? नहीं 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 नहीं, 190 पे आ गए ना। अब 190 को मैं कंपेयर करूंगा किससे? 160 से, जो कि फेयर वैल्यू है। तुम जो ये देख रहे हो ना, इसमें इसके अंदर जो कोटेड प्राइस है ईच एक की है, तो 80 अगर एक की है तो 2 मिलियन की कितनी होगी? 160 मिलियन। क्लियर है? तो क्वांटिटी का भी ख्याल रखो। सर 180 पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा भाई, मैं फिर रिपीट कर दूं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्या कैरिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है या फेस वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। रोहान ये तो हमने सीखा हुआ है ना, क्लियर है? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, आपकी सिक्योरिटी 190 पे मौजूद है एंड यू नीड टू अराइव एट 160, तो मुझे एक बात बताओ, आपको लॉस कितने का हो गया? 30 का। तो आपने अपनी लायबिलिटी को, बल्कि गेन हुआ ना, सॉरी गेन हुआ, तो आपने अपनी गेन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी लायबिलिटी में क्या हो गई है? कमी हो गई। तो क्या जो आपका गेन हुआ है 30 रुपए का, उसमें से फिर ये आगे भी तो एक नमूने गिरी कर रहा है ना? नहीं, वो नहीं, गलत गलत गलत, अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से भी मसला आया है। तो जो भी 30 का लॉस है उसमें से पूरा पीएनएल में नहीं जाएगा, उसका 70% कहाँ जाएगा? ओसीआई में। तो हमने क्या किया भाई, देखो ओसीआई में फेंक दिया और बकाया कहाँ ले गए? पीएनएल में। कोई ऐसा शख्स, अल्लाह की कसम है तुम्हें, जिसने पूरा पीएनएल में फेंक दिया हो? बाद में सही कर लिया, ओके भाई, बाकी सब सही है, पक्की बात है। यानी सर हमने ये देख लिया कि अगर सवालात आते हैं तो आप लोगों को जो दुश्वारी पेश आई वो आई करेक्शन ऑफ एरर में, ऐसा ही है। बाकी आई थिंक हैंडल करना मुश्किल नहीं है, और सिर्फ आपने सवालात का ख्याल रखना है, केयरफुली रीड करना है। सही है जी। अच्छा, अब हमारे पास इसके 2 पास पेपर रह गए। सर मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन कैश 117 से डेबिट और प्रेफरेंस शेयर्स 117 से क्रेडिट, नहीं गलत किया ना बेटा? 117 से क्यों किया? 177 से क्यों किया? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में नेट नहीं होनी थी ना, एक्सपेंस आउट होनी थी। अच्छा खैर, एक चीज़ सीख लो, आपने जो भी अकाउंटिंग करनी है ना, प्लीज़ सुनिएगा यार, इधर बहुत ही केयरफुली सवाल को रीड करना है। देखो फ्री के नंबर होते हैं 8, 9, 10 नंबर, आपने केयरफुली रीड करना। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि भाई मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नेट कर दिया, नहीं मिलेंगे उसके नंबर, आपने गलती की है। तो माइनर मिस्टेक्स तब होंगी जब आप सवाल को केयरफुली रीड नहीं करोगे। तो ये एक ही चीज़ ऐसे सही होती है जितने आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 40-45 क्वेश्चन हैं बुक के अंदर, आप उसको रोज़ की बेसिस पे सॉल्व करें। वो ख़त्म करोगे और दे दूंगा सवालात, इसमें बहुत इन्वेंट्री है मेरे पास, तो आपसे सवालात पे सवालात करें। 190 कैसे आया भाई? 180 पे में था, 10 रुपये का इंटरेस्ट बुक किया, कितने पे आ गया? 190 पे था, ऐसे आया मैं। बिल्कुल इंटरेस्ट पे नहीं किया ना, क्योंकि हाफ ईयर है, अक्रूवल हुआ है, नहीं आता। तो सर कैश, कौन सा कैश बेटा, कौन सा कैश? फैजान कौन से कैश की बात कर रहे हो, जल्दी बताओ। शेड्यूल में? अबे इसमें शेड्यूल का बनाया पहले मैंने भाई, इसमें देखो यूं हुआ यार, तुम बना लो ये भाई। ओपनिंग आपके पास आ गया 180, इस पे कूपन कितना है भाई जल्दी बताओ? 10% है। अच्छा भाई, हमने क्या किया, 10% लगा दिया 200 पे, और इंटू 6 ओवर कितना आया ये? 10 आया। मैंने कहा कैश का कॉलम अभी ये खाली, क्यों? क्योंकि सर अभी तो ईयर एंड आ चुका है, पे करूंगा अगले साल के 6ठे महीने के आखिर में, तो अक्रूवल बुक किया है। तो मैंने कहा कि भाई क्लोजिंग ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट अक्रूड इज 190 की लायबिलिटी की आ गई कैरिंग अमाउंट। अब इसको किस पे लेके जाऊंगा? फेयर वैल्यू पे। अब सवाल ये आता है, बच्चा बोले कि भाई आपने आईआरआर क्यों नहीं यूज़ किया? भाई यूज़ करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कौन सा मेथड है? क्या इसमें आपको आईआरआर दिया हुआ है? लॉजिकली नहीं दिया हुआ ना, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज। सिंपल आप कूपन से इंटरेस्ट बुक करेंगे। अच्छा भाई सर, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस कैश में और लायबिलिटी में फ़र्क नहीं आता। अच्छा भाई, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस पे हो जाता, लेट से वो बोले हाफ ईयर का पे भी कर दिया, तो फिर ओपनिंग लायबिलिटी इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी, पे इसको लेके जाते फेयर वैल्यू के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा जी,
सर ईयर एंड पर पे करेंगे इसीलिए कैश नहीं ले। यार जानी गलत रीड करते हो ना। देखो मुझे मसला समझाने से नहीं है, मसला है आपकी रीडिंग एबिलिटीज पे। इसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ। ईयर एंड क्या है ये देख लो, 31 दिसंबर है फैजान, 31 दिसंबर ईयर एंड है मेरे भाई, 31 दिसंबर ये रहा। आप बोल रहे हो कि ईयर एंड पे करेंगे, भाई ईयर एंड इज नॉट 31 दिसंबर, ओ ईयर एंड इज 31 दिसंबर, पेमेंट इज नॉट एट 31 दिसंबर। पेमेंट कब हो रही है? 30 जून पे। भाई इसमें फर्क करो यार। 1 जुलाई को मैंने सिक्योरिटी इशू की है, पेमेंट होगी अगले साल के 6 महीने में, तो क्या इस साल अकाउंटिंग नहीं करूं? करेंगे ना। कितने महीनों की? 6 महीनों की। अक्रूवल बुक होकर लायबिलिटी में पार्क हो गया है। सही है भाई फैजान, अब क्लियर है? कैश तो कब पे करूंगा? अगले साल के 6 महीने में। तो ये देखो तुम्हारे सामने मैंने अक्रूवल बुक करके इसको सिंपली क्या किया, यहाँ पे पार्क कर दिया है। भाई ताहा सिद्दीकी तुम्हें क्लियर है? जल्दी बताओ जल्दी से। अच्छा भाई अब शहीद कह रहे हैं, सुनिएगा, शहीद कह रहे हैं कि सर आपने ग्रो तो करवा दी, जब नेक्स्ट ईयर पे करेंगे कैश तो आपने जो ग्रो करवा के इम्पैक्ट ऐड किया है उसको खत्म कैसे करेंगे? खत्म करने की नीड ही नहीं है। बात देखो ना, अगले साल फिर 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करोगे, कितने का? 10 का। चलो अभी ये मस्ती भी सही कर लेते हैं, आ जाओ। 190 10, 190 प्लस 10 कितना हो गया? तो आपने यहां से 20 माइनस किया, कितने पे आ गए? 180 पे। सिंपल। फिर इसको किस पे लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू पे। भाई क्लियर है? क्योंकि मैं इंटरेस्ट जो बुक कर रहा हूं वो तो कूपन से कर रहा हूं ना। यानी बात क्लियर है? आगे आप समझ। देखो भाई फिर रिपीट कर रहा हूं, जितनी बनी अमाउंट ओपनिंग में रखो, इंटरेस्ट बुक करो, उससे वो क्या हो जाएगी? इनकी पे करोगे कम हो जाएगी, उसको फिर लेके जाओ फेयर वैल्यू के ऊपर। हाँ जी अब क्लियर है? जल्दी बता दो भाई। अच्छा अब सेमी एनुअली का मंजन अलग है, इसको सुन लो भाई। सेमी एनुअली का मतलब ये होता है कि आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट 6-6 महीने में होती रहेगी। तो पता है उस सवाल में क्या होता? सुनिएगा, उस सवाल में ये हो रहा था जितना अक्रू हो रहा था पे हो रहा था, अक्रू हो रहा था, और 6-6 महीने में अमोर्टाइजेशन भी हो रही थी। 6-6 महीने में। पर यहां पे मुसीबत अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं हो रही? है ही नहीं, देयर इज नथिंग टू बी अमोर्टाइज। पहले तो बात क्लियर है। अगर मैं कहूं ये बात कि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल होता तो 6 महीने का जितना इंटरेस्ट बुक होता उसमें से कुछ पे भी होता और बाकी अमोर्टाइज हो जाता, तो वो अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। सर इफ इन्वेस्टर वांट्स टू कंपाउंड इट्स इंटरेस्ट देन इशूअर लायबिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये भी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि भाई इन्वेस्टर कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे लूंगा एक साथ आपसे आगे जाके, तो इसी केस के अंदर मेरी लायबिलिटी क्या होती रहती? क्योंकि मैं कुछ भी पे नहीं करता, पर इंटरेस्ट तो उसी अमाउंट पे लगेगा ना, फेस वैल्यू पे। क्लियर है? आराम क्लियर है? सही है? अच्छा जैसे मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं, अच्छे सवालात क्लियर कर लो अभी मुझसे। ये कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद उस्मान के सर जो सेमी एनुअली वाला आपने सवाल दिया था उसके अंदर 6-6 महीने में अक्रूवल बुक हो रहे थे और साल के आखिर में फेयर वैल्यूएशन हो रही थी, तो डेफिनेटली फेयर वैल्यूएशन कब होगी? साल के आखिर में। इस केस में भी साल का आखिर है ना, पर जो मैंने सवाल दिया था क्विज के अंदर उसमें क्या था? 6 महीने के इंटरेस्ट की पेमेंट अमोर्टाइजेशन, 6 महीने की इंटरेस्ट की पेमेंट अमोर्टाइजेशन, फिर किस पे लेके जा रहे थे? फेयर वैल्यू पे। क्लियर है उस्मान? तो सवाल की नौयत पे फर्क है। ओके जी भाई, यानी यहां तक क्लैरिटी है ना? पक्का जी? नहीं देखो यहाँ पे IFRS 9 को तुम सेपरेट रखो। IFRS 9 ये कहता है कि भाई वॉट एवर यू नीड टू सेटल शुड बी पार्क्ड इन योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। सही है? तो आप अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी में इसको इंक्लूड करके इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका भी सिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल बनाऊँ ना तो तुम उसको 2 हिस्सों में दिखाओगे, करंट पोर्शन, नॉन करंट पोर्शन। वो भी आगे सिखाता हूँ। सवाल इसका अच्छा ये कह रहे हैं कि सर आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी तो बुक कर लिया, पर इस फाइनेंशियल लायबिलिटी में कुछ है लॉन्ग टर्म और कुछ है शॉर्ट टर्म जो अगले साल पे करना है आपने। तो अब जो अगली क्लास होगी ना, जो लास्ट क्लास होगी IFRS 9 की, उसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा बैलेंस शीट की, करंट में क्या दिखाना है, नॉन करंट में। यानी माई टोटल लायबिलिटी वुड बी 190, माई टोटल लायबिलिटी वुड बी
पर मैं बताऊंगा इस 190 में से लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना, उसको ब्रेक करना होगा। तो जब ब्रेक करूंगा तो शॉर्ट टर्म में क्या वो इंटरेस्ट भी आ जाएगा, पर दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगेन रिपीट कर देता हूं, प्लीज सुनिएगा। इन्होंने सवाल ये किया कि सर इंटरेस्ट तो आपको अगले साल पे करना है, तो आपने इसको करंट लायबिलिटी में दिखाना चाहिए ना, आप किस में दिखा रहे हैं, नॉन करंट में। मैं कह रहा हूं आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कितनी रहेगी 190, अगर सिर्फ इसी की बात करूं तो उस 190 को आप दिखाएंगे ब्रेक करके, जिसमें से आप बोलेंगे कि मैं 20 रुपये अगले साल पे करूंगा और बकाया फ्यूचर में। तो 20 रुपये कहाँ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज में, पर उसका नाम क्या रहेगा, बॉन्ड पेएबल। बात क्लियर है, यानी बॉन्ड पेएबल करंट मैच्योरिटी, बॉन्ड पेएबल नॉन करंट मैच्योरिटी। तो उसको हम अभी प्रेजेंट करेंगे अगली क्लास में, सेट है।